स्वप्नलोक की राजकुमारी। मिलिए दिव्या से। दिव्या को परियों की कहानियां सुनना और अपनी गुड़िया परी के साथ खेलना बहुत पसंद था। परी दिव्या की सबसे खास गुड़िया थी जो हमेशा एक चमकीले नीले गाउन में रहती थी। दिव्या हर रात सोने से पहले उसे अपने तकिए के पास रखती थी और सोचती थी, काश मैं सच में एक दिन परियों की दुनिया में जा पाऊं। एक रात जब दिव्या गहरी नींद में थी तो उसकी गुड़िया परी के गाउन से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। परी का गाउन अब एक छोटे चमकते हुए बादल जैसा लग रहा था। रोशनी फैलती गई और दिव्या के कमरे की दीवार पर एक गोल सुनहरा दरवाजा बना दिया। ये दरवाजा किसी जादुई पुल जैसा दिख रहा था। दिव्या ने आंखें खोली और ये सब देखकर हैरान रह गईं। उसकी गुड़िया फुसफुसाते हुए बोली, दिव्या, सपना सच होने वाला है। यह स्वप्नलोक का रास्ता है। क्या तुम साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो? दिव्या ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसका डर उत्सुकता में बदल गया है। जैसे ही दिव्या ने पोर्टल को छुआ, वो हवा में तैरने लगी। चारों ओर हजारों तारे नाचने लगे और इंद्रधनुषी धूल उस पर गिरने लगी। अगले ही पल वो एक विशाल और चमकीले जंगल में उतरी। ये थी परियों की घाटी। और देखो, अब दिव्या एक राजकुमारी के जादुई बैंगनी गाउन में बदल गई थी। हवा में उड़ते हुए एक छोटा लेकिन तेज तर्रार परी लड़का, जिसका नाम तेजस था, उसके पास आया। तेजस के पंख सुनहरे थे और वो एक नन्ही तलवार पकड़े हुए था। आपका स्वागत है राजकुमारी दिव्या, तेजस ने कहा। हमारे स्वप्नलोक पर अंधकार की रानी ने एक जादुई चुप्पी का श्राप डाल दिया है। सारी खुशियां और हंसी रुक गई है। क्या चुप्पी का श्राप? दिव्या ने पूछा। तेजस ने अपनी नन्ही तलवार हवा में घुमाई और बोला, हाँ, यहाँ का सबसे जादुई खजाना हंसी का फव्वारा है, पर अब उससे कोई आवाज नहीं निकल रही। उसे फिर से शुरू करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: सपनों के मोतियों की माला, चांदनी की ओस और सबसे पहला ताजा फूल। दिव्या ने साहस बटोरते हुए कहा, मैं मदद करूंगी। मैं बचपन से परियों की कहानियां पढ़ती आई हूँ। तेजस दिव्या को लेकर सोने की नदी की तरफ उड़ा। नदी के किनारे ही सपनों के मोतियों की माला एक बड़े नीले कमल के फूल के अंदर छुपी थी। कमल को जागने के लिए मधुर संगीत की जरूरत थी। दिव्या को अपनी गुड़िया परी की याद आई। परी हमेशा अपनी मीठी लोरी सुनकर सोती थी। दिव्या ने एक मीठी सी लोरी गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनते ही नीला कमल धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर से सपनों के मोतियों की माला चमकने लगी। दिव्या ने माला उठा ली। अब उन्हें चांदनी की ओस चाहिए थी। तेजस दिव्या को लेकर चांदनी पर्वत के पास पहुंचा। वहां जाकर दिव्या ने देखा कि एक बड़ा चमकदार क्रिस्टल टूटकर बिखर गया है। क्रिस्टल की ओस वहीं गिरी थी। तेजस ने कहा, ओस को इकट्ठा करने के लिए प्यार का बर्तन चाहिए जो टूटी हुई चीजों को जोड़ सके। दिव्या ने अपना छोटा सा ताज उतारा और उसे कटोरी की तरह इस्तेमाल किया। ताज ने ओस को एक जादुई चमक से भर दिया। अब उन्हें बस सबसे पहला ताजा फूल चाहिए था। तेजस ने बताया कि वह फूल केवल सुबह की पहली किरण से खिलता है। वे इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, एक छोटा सफेद फूल तुरंत खिल गया। दिव्या ने उस फूल को धीरे से तोड़ लिया। दिव्या तेजस के साथ हंसी के फव्वारे के पास पहुंची। उसने सपनों के मोतियों की माला को फव्वारे पर लपेटा, चांदनी की ओस डाली और फिर ताजा फूल को बीच में रख दिया। एक साथ तीनों चीजों ने मिलकर एक तेज रोशनी पैदा की। रोशनी के बाद फव्वारे से एक मधुर खनकती हुई हंसी की आवाज निकलने लगी। यह इतनी प्यारी हंसी थी कि पूरे स्वप्नलोक में खुशियां लौट आईं। तेजस और बाकी परियां खुशी से नाचने लगे। दिव्या अब घर जाने के लिए तैयार थी, पर वो जानती थी कि उसके दिल में हमेशा के लिए स्वप्नलोक का जादू बस गया है। चालाक लोमड़ी और मीठा शहद। घने जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थीं, वहां लोहित नाम का एक चालाक लोमड़ी रहता था। उसकी चमकीली आंखें हमेशा किसी न किसी मजेदार विचार में डूबी रहती थी। एक दिन लोहित को सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे पतली डाल पर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखा। यह तो सबसे मीठा शहद होगा, उसने सोचा। पर वो डाल इतनी ऊंची थी कि लोहित का छलांग लगाना भी बेकार था। तभी उसने अपने मित्र मधुप भालू को देखा। मधुप बहुत दयालु और ताकतवर था, लेकिन पतला रास्ता देखकर वो डर जाता था। लोहित ने सोचा, ताकत और अकल दोनों मिल जाएं तो काम बन सकता है। लोहित फुर्ती से मधुप के पास गया। नमस्ते मधुप, मैंने उस पेड़ पर एक बड़ा और जादुई छत्ता देखा है जिसका शहद खाने से तुम गाना गाना सीख जाओगे। लोहित ने मुस्कुराते हुए कहा।
मधुप ने छत्ते को देखा। वह बहुत ऊंचा है लोहित, मैं उतना ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं बहुत भारी हूँ। मधुप ने उदास होकर कहा। और मधुमक्खियां, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। लोहित हंसा। मधुमक्खियों की चिंता मत करो, वे आज नदी पर बड़ी दावत में व्यस्त हैं। हमें बस रस्सी और तुम्हारी ताकत चाहिए। उसने एक लंबी मजबूत बेल ढूंढी। लोहित ने बेल का एक सिरा कसकर ऊपर की डाल पर बांध दिया और दूसरा सिरा मधुप को पकड़ने के लिए दिया। तुम पेड़ की डाल पर चढ़ो और जैसे ही मैं कहूं कसकर बेल खींचो। मधुप ने अपनी सारी ताकत लगाई और बेल खींच दी। तने पर लोहित की पकड़ ढीली हो गई और वो हवा में झूलता हुआ ठीक छत्ते के पास पहुंच गया। ये एक शानदार झूल। लोहित ने बड़ी सावधानी से छत्ता काटा और अपने हिस्से का मीठा शहद निकाला। वो वापस नीचे आया और मधुप को धन्यवाद कहा। ये लो मधुप, तुम्हारी ताकत ने कमाल कर दिया। यह सबसे मीठा शहद। मधुप शहद खाकर बहुत खुश हुआ और उसने गाना गाने की कोशिश भी की। यह गाना नहीं था बल्कि एक भालू की दहाड़ थी, पर लोहित ने मुस्कुराकर कहा, वाह मधुप, कितनी मीठी आवाज है। और जंगल में अकल और ताकत की दोस्ती जिंदाबाद रही। रंगों का झरना और रूपाली। तितलियों के पंखों पर ओएस की बूंदों में और पहली धूप की किरणों में एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था रंगलोक। यहाँ रहती थी एक छोटी उत्साह भरी परी जिसका नाम था रूपाली। रूपाली का काम था रंगलोक के लिए कपड़े बुनना। वो तितलियों के रंगीन पाउडर, इंद्रधनुष के टुकड़े और सुबह की लाली से सबसे सुंदर पोशाक बनाती थी। हर पोशाक में जादू और प्यार भरा होता था। एक सुबह जब रूपाली उठी तो उसने देखा कि रंगलोक का रंग फीका पड़ रहा है। हरियाली हल्की हो गई थी और फूलों की चमक चली गई थी। उसका बुनने वाला चरखा भी सिर्फ सफेद धागे निकाल रहा था। रूपाली भागकर सबसे ज्ञानी परी कुसुम के पास गई। कुसुम दीदी, उसने कहा, हमारे रंग कहाँ चले गए? बिना रंगों के हमारा जादू कमजोर हो जाएगा। कुसुम दीदी ने प्यार से मुस्कुराया। रूपाली, जब रंगलोक में प्यार कम हो जाता है तो रंग भी उज जाते हैं। तुम्हें रंग झरना ढूंढना होगा जहां से दुनिया के सारे रंग निकलते हैं। वहां कोई दुखी होगा। रूपाली ने तुरंत अपनी सबसे तेज तितली की सवारी की। उसने पहाड़ों को पार किया जहां की चट्टानें अब हल्की भूरी थीं और उसने उन नदियों को भी देखा जिनका पानी अब इतना नीला नहीं था। आखिर में वो रंग झरना के पास पहुंची। रंग झरना ठीक उसके सामने था, पर उससे रंगों की बजाय सिर्फ सफेद बादल जैसा पानी निकल रहा था। झरना के पास एक छोटा सा झींगा क्रिकेट अकेला बैठा था। तुम इतने दुखी क्यों हो छोटे दोस्त? रूपाली ने धीरे से पूछा। झींगे ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैं सबके लिए रात में संगीत बनाता हूँ, पर कल रात मेरी बांसुरी टूट गई और भी मैं गा नहीं सकता। कोई मेरी धुन नहीं सुनेगा। रूपाली को समझ गया, रंगलोक को रंगों से ज्यादा प्यार की जरूरत थी। उसने अपनी पोशाक से एक चमकदार छोटा सा लाल धागा निकला। जादू से उसने यूज झींगे की टूटी बांसुरी से जोड़ दिया। अ फ्लैट गाओ झींगे, उसने मुस्कुराकर कहा। जैसे ही झींगे ने नई बांसुरी बजाई, एक मीठी धुन पूरी हवा में फैल गई और रंग झरना से एकदम से लाल, नीला, पीला हजार रंग निकलने लगे। रंगलोक में प्यार वापस गया था। रूपाली खुशी से नाचने लगी। उसकी दुनिया फिर से चमक रही थी। रखवाला पहाड़ का झरना। गांव के किनारे एक छोटे से घर के पास कबीर और सिया रहते थे। उनकी दोस्ती उतनी ही पुरानी थी जितनी उनकी पसंदीदा इमली का पेड़। कबीर फुर्तीला था, नई नई चीजें आजमाने को हमेशा तैयार रहता था। सिया शांत थी, पर हर काम सोच समझकर करती थी। उन दोनों का एक साझा सपना था, रखवाला पहाड़ की चोटी पर पहुंचना। ये पहाड़ गांव से बहुत दूर था और कहा जाता था कि उसकी चोटी पर एक जादुई झरना है जो सिर्फ सच्चे दोस्तों को दिखाई देता है। कबीर ने एक दिन घोषणा की, आज सिया, आज हम वहां पहुंचेंगे। हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो आज भी नहीं हारेंगे। रास्ता शुरू में आसान था, पर कुछ ही देर में वे एक कांटेदार झाड़ी के पास पहुंचे। कबीर बोला, हम इस सीधे रास्ते से कूद कर जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे। सिया ने सिर हिलाया, नहीं कबीर, ये बहुत खतरनाक है। हमें किनारे से घूमकर जाना चाहिए, भले ही देर लगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कबीर को गुस्सा आ गया, तुम हमेशा डरती रहती हो, उसने कहा और झट से झाड़ी के ऊपर से कूदने की कोशिश की। झाड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया और वह धड़ाम से गिरा। सिया मदद के लिए भागी, पर कबीर शर्म और दर्द से भर गया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उसने रूठकर कहा। वो नीचे की ओर देख रहा था।
सिया ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप उठी और दूसरे सुरक्षित रास्ते से ऊपर की ओर चल दी। कबीर ने कुछ देर इंतजार किया, फिर आह भरकर उठा और सिया के पीछे हो लिया। अब वे अलग अलग चल रहे थे। उनका छोटा सा झगड़ा अब दोस्ती की राह पर एक बड़ी चट्टान बन गया था। अचानक सिया का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा। वो फिसल गई और तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगी। कबीर! वो चिल्लाई। कबीर ने ये देखा। बिना सोचे समझे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई और आखिरी पल में सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका दिल धक धक कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कबीर ने धीरे से सिया को ऊपर खींचा। दोनों हाफ रहे थे। सिया ने कबीर को कसकर गले लगा लिया। शुक्रिया कबीर, मुझे माफ कर दो कि मैं रूठ गई थी, उसने फुसफुसाया। कबीर ने भी उसे प्यार से गले लगाया। मुझे माफ कर दो सिया, मैं कभी कभी बहुत मूर्ख बन जाता हूँ, उसने कहा। उनकी दोस्ती में प्यार और विश्वास फिर से भर गया था। अब वे फिर से एक टीम थे। कबीर ने सिया का बैग उठा लिया और सिया ने अपनी तेज नजरों से रास्ता देखना शुरू किया। जल्द ही वे एक चिकनी खड़ी चट्टान के सामने आ गए। चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। कबीर थककर बोला, बस बहुत हो गया, यह बहुत ऊंचा है, मुझे लगता है हम हिम्मत हार रहे हैं। सिया ने कबीर का हाथ थामा। कबीर, तुमने मुझे गिरने से बचाया, अब मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। उसने चट्टान पर एक छोटी सी छिपी हुई दरार की तरफ इशारा किया। तुम्हारा साहस और मेरी सावधानी, हम दोनों की हिम्मत मिलकर काम करेगी। हम ये कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत रस्सी निकाली, एक दूसरे का सहारा लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वे चोटी पर पहुंचे। वहां कोई झरना नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन। वे निराश होने ही वाले थे कि उन्होंने देखा, जहां उनकी दोस्ती की परछाई पड़ी वहां पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते एक सुंदर साफ झरना बन गया। सच्चे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया और कभी हिम्मत नहीं हारी, उनका सपना पूरा हुआ। यास्मीन और रोशनी का रहस्य। यास्मीन और रोशनी का रहस्य। परीलोक का नाम था रंगोली वन। वहां सब कुछ चमकीला और खुशहाल था। यास्मीन एक छोटी, बहुत ही उत्सुक परी थी। वो अपने छोटे से घर के सामने खड़ी होकर दुनिया को देखती थी। हर सुबह यास्मीन अपने चमकते पंखों को फड़फड़ाकर उड़ना सीखती थी। रंगोली वन का हर फूल, हर पत्ता इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिलाता था। ये दुनिया रोशनी और जादू से भरी थी। एक दिन जब यास्मीन उड़ान भर रही थी, उसने देखा कि रंगोली वन का एक कोना थोड़ा फीका पड़ गया है। जहां पहले इंद्रधनुषी रंग थे, वहां अब सिर्फ हल्का भूरापन और उदासी थी। ओह, रोशनी कहाँ चली गई? यास्मीन ने सोचा। इस उदासी को कौन मिटाएगा? वो तुरंत अपनी सबसे छोटी, सबसे चमकीली टार्चकीट जुगनू लेकर उस फीके कोने की ओर उड़ चली। जंगल के उस फीके हिस्से में यास्मीन ने एक छोटे से अंधेरे गड्ढे में कुछ देखा। ये एक नन्हा सा पौधा था जिसका फूल पूरी तरह से बंद था और मुरझाया हुआ लग रहा था। वो पौधा कोई और नहीं, नन्हा फूल गुलाब था। वो बहुत दुखी था। क्यों तुम इतने उदास हो? यास्मीन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। गुलाब ने फुसफुसाकर कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझे रोशनी नहीं देता। मैं डर गया हूँ। मेरा रंग कहाँ गया, मुझे नहीं पता। यास्मीन को समझ आ गया, उदासी रोशनी और दोस्ती को खा जाती है। डरने की कोई बात नहीं, नन्हे फूल, उसने कहा और जोर से खुश होकर गाना शुरू किया। यह एक हिम्मत और प्यार का गाना था। यास्मीन का गाना इतना मीठा और सच्चा था कि गुलाब की बंद पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। उसके फीके रंग वापस आने लगे, पहले पीला, फिर नारंगी, फिर गहरा लाल। जब गुलाब पूरी तरह से खिल गया तो उसकी रोशनी चारों ओर फैल गई। रंगोली वन का वो फीका कोना भी रोशनी और रंगों से भर गया। यास्मीन ने जान लिया कि दोस्ती और थोड़ी सी हिम्मत हर उदासी को दूर भगा सकती है।